आधुनिक भारत के इतिहास के सभी विद्यार्थियों को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं होम रूल लीग, जिसको हम कह सकते हैं गृह शासन आंदोलन भी कहते हैं। इससे पहले देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादियों का योगदान, उग्रवादियों का योगदान जो 1905 से 1916 या 20 तक कह सकते हैं, उसी कड़ी में शुरू होता है। होम रूल लीग आंदोलन आता है और जिस समय ये घटनाएं हो रही थी उसी समय भारत में गृह शासन की मांग के लिए भी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। जो उग्रवादी आंदोलन चल रहा था, तो 1906 में हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहीं न कहीं स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब पर जोर दिया गया था और गृह शासन की भी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। तो ये सब आंदोलन थे। इनके प्रणेता लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट नामक एक आयरिश महिला को दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने होम रूल लीगें स्थापित की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों में आपसी सहयोग भी था। तो यहां हम देखते हैं कि होम रूल लीग जो 1914 का काल हम देखें, जिस समय तिलक भारत वापस आता है, क्योंकि इसको कुछ अपनी पत्रिका के माध्यम से उग्र टिप्पणी करने के कारण मांडले जेल भेज दिया जाता है। और जब वापस आता है तो उस समय भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत गर्म था और युद्ध को राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादियों ने एक वरदान समझा, जो 1914 में शुरू हो गया था, और स्वराज प्राप्ति के लिए अपनी गतिविधियां तेज करने का उस समय लोगों ने निश्चय भी किया था। क्योंकि तिलक और उनके सहयोगी कांग्रेस से बाहर थे और उनका अपना कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। हम देखते हैं कि 1907 जब सूरत की फूट होती है, मतभेद होता है, तो वहां से ये लोग कहीं ना कहीं नेपथ्य में मान लिए जाते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो यहाँ कह सकते हैं इनका कोई खुद का राजनीतिक संगठन नहीं था, इसलिए होम रूल लोग स्थापित करने की कहीं ना कहीं ये लोग योजना बनाते हैं। तो आज हम ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं कि होम रूल की स्थापना किस प्रकार होती है, एक आयरिश महिला किस प्रकार यहाँ पर सुशासन की मांग के लिए आवाज उठाती है, और बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर था और इनमें आपस में तालमेल किस प्रकार था। तो ये सब चीजें हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि स्थापना के तहत कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में आयरलैंड के लोगों ने अपने देश की स्वाधीनता के लिए होम रूल आंदोलन, जिसको हम स्वराज्य आंदोलन भी कह सकते हैं, चलाया गया था। और उसी के आधार पर भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इस राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, जिस प्रकार बताया गया है। बाल गंगाधर तिलक जब जेल से रिहा होता है, 1914 में आता है, तो उस समय देखा है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति में एक बवाल मचा हुआ था, और उसी के तहत 1916 में महाराष्ट्र में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करता है। 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा की जाती है, और ये अप्रैल में। उसके बाद इसी वर्ष एनी बेसेंट ने मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की है। तो देखो यहाँ दो चीजों का अंतर है कि पहले तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, उसके बाद एनी बेसेंट कुछ दिनों बाद सितंबर में जाके मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करती है। तो ये तो एक स्थापना का काल था, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा और बताया गया है कि किस प्रकार कांग्रेस के जो दिसंबर का 1914 का अधिवेशन हुआ था, उसमें उग्रवादी कांग्रेसियों को फिर से प्रवेश नहीं मिल पाया था,
परंतु 1915 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयत्नों के कारण उग्रवादियों को कांग्रेस में प्रवेश मिल जाता है। तो 1916 तक कांग्रेस स्थानीय स्तर की समितियों को दोबारा शुरू नहीं कर पाई और लोगों को शिक्षित करने की योजना पर भी अमल नहीं कर सके थी। कांग्रेस के नरम रूप को देखते हुए तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग शुरू कर दिए। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने लीग का कार्य क्षेत्र अलग अलग बांट लिया, क्योंकि तिलक का लीग का क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बरार था। तो दूसरी तरफ एनी बेसेंट का जो कार्य, इसके अलावा जो शेष भारत था, वो पूरा था। होम रूल लीग की स्थापना हो ही जाती है 1916 ईस्वी में, अप्रैल और सितंबर। अब इसके क्या उद्देश्य रहे होंगे होम रूल लीग के, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन देश में राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन जो शुरू हुआ है, भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को तेज करते हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में हम गिना सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं और विधानसभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को द्वारा स्वशासन की स्थापना। पहला हम मुख्य उद्देश्य मान सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं और विधानसभाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना। दूसरा उद्देश्य इस लीग का हम मान सकते हैं कि भारतीय राजनीति से उग्रवादियों और आतंकवादियों का प्रभाव कम करना, इसके लिए शांतिपूर्ण एवं वैधानिक आंदोलन पर बल दिया जाना अति आवश्यक है। तीसरा उद्देश्य इसका था कि भारतीय जनता को जो सुसुप्त अवस्था से जगाकर उसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन की भावना भरना। और अगला हम देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो श्रीमती एनी बेसेंट इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी हितों को भी सुरक्षित करना चाहती थी। वह समझती थी कि भारत की तत्कालीन स्थिति में अंग्रेजों का हित इस बात में था कि वह भारतीयों को गृह शासन का अधिकार प्रदान कर संतुष्ट करे, लेकिन तिलक के विषय में ये बात नहीं कहा जा सकती थी, क्योंकि वह सिर्फ स्वराज चाहते थे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से उन्हें सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ कुछ एक दो उद्देश्यों को लेकर एनी बेसेंट और तिलक में थोड़ा सा भेद है, बाकी इनके बाकी उद्देश्य लगभग समान है, क्योंकि वो लोग स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित भी करना चाहते थे, क्षेत्रीय भाषा और शिक्षा पर बल देना चाहते थे, जिससे स्वराज की मांग क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी बन सके। अधिकतम लोगों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना तथा विशुद्ध रूप से विचार विमर्श के एक मंच के रूप में कांग्रेस की छवि को बदलना और किसी भी लगातार आंदोलन के लिए तैयार करना, इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। आंदोलन का प्रसार और सरकारी दमन हम यहां देख सकते हैं, या थोड़ा बहुत पहले अलग अलग इसका हम देख सकते हैं कि एनी बेसेंट और तिलक का होम रूल आंदोलन किस प्रकार रहा। पहले हम तिलक का देख लेते हैं कि तिलक ने एनी बेसेंट के पूर्व ही अप्रैल 1916 में अपने होम रूल की स्थापना की थी। तिलक के लीग को अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुई बंबई की एक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना के पीछे ये भी तर्क दिया गया था कि तिलक महाराष्ट्र में अपना आधार बनाए रखना चाहते थे। तिलक की लीग को 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। महाराष्ट्र, बंबई शहर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में एक एक तथा बरार में 2 शाखाएं थी। तिलक की लीग ने मराठी में 6 और अंग्रेजी में 2 पर्चे जारी किए थे, जिसमें 47,000 प्रतियां बिकी, ऐसा माना जाता है। इनके जो पर्चे थे वो कन्नड़ भाषा और गुजराती में निकाले गए थे। तिलक की लीग को आधार प्रदान किया था तिलक के महाराष्ट्र दौरे ने, जिसमें उसने भाषण दिए और होम रूल की मांग के संबंध में कुछ जानकारियां दी। तिलक का आंदोलन धीरे धीरे विकसित हुआ और जब अंग्रेजी हुकूमत ने देखा कि ये लीग उनके लिए सरदर्द साबित हो सकती है, तो उन्होंने तिलक से 60,000 रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर 1 वर्ष के लिए सद्व्यवहार की रोक लगाने की धमकी दी गई और इसी मुद्दे
को लेकर 1916 में उच्चतम न्यायालय ने तिलक को बरी कर दिया था और तिलक ने यह प्रचार किया कि होम रूल लीग को वैधानिक मान्यता मिल गई है। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि उसका लीग से गैर ब्राह्मणी व्यापारी और मराठों और गुर्जरों को भी पर्याप्त इसमें भागीदारी कहीं न कहीं थी। तो इसका क्षेत्र काफी विस्तारित था। एक बात और यहाँ पर तिलक ने खुद ही कहा था कि अगर भगवान भी छुआछूत को मानता है तो उसे भगवान नहीं मानूंगा। तिलक ने मराठा पत्र के माध्यम से अपने लीग का प्रचार भी यहाँ वो करता है। तो उस ये तिलक का था होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट ने जो अपना लीग आंदोलन शुरू किया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी और आयरलैंड की भांति भारत में वो स्वशासन लाना चाहती थी। वे पहले से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत में अपना प्रभाव जमा चुकी थी और 1907 से 1915 के बीच कांग्रेस में भी उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। उसी प्रकार 1915 में उग्रवादियों को कांग्रेस में प्रवेश दिलाने में भी एनी बेसेंट और उल्लेखनीय भूमिका उसकी कही जा सकती है। सितंबर 1916 में वो अपने होम रूल लीग की घोषणा कर देती है और अपने कुछ पत्र निकालती है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ द्वारा वह गृह शासन की मांग के प्रति लोगों में चेतना जगाती है। तो इसके दो पत्र महत्वपूर्ण हैं, बहुत पूछे जाते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट का आंदोलन मद्रास शहर, कस्बों, तमिल, ब्राह्मण, सिंध के आमिल, हिंदू अल्पसंख्यक जाति वर्गों में विशेष रूप से लोकप्रिय भी रहा, क्योंकि थियोसॉफिकल ने इन समाज सुधारों के साथ साथ प्राचीन हिंदू ज्ञान और वैभव के साथ साथ प्राचीन हिंदू ज्ञान और वैभव की सिद्धांत भी में आपस में तारतम्य में बैठा दिया था और इन क्षेत्रों में राजनीतिक शून्यता की जो स्थिति थी उसको कहीं न कहीं भरने की कोशिश की जाती है। इसके प्रमुख सहयोगियों में अरुणैल, सीपी रामास्वामी, वीपी वाडिया और इस लीग में इलाहाबाद के से जवाहरलाल नेहरू, कलकत्ता से बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी भी शामिल कहीं न कहीं हुए थे। कांग्रेसियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल होती है। हालांकि कुछ उदारवादी कांग्रेस के कुछ सदस्य कांग्रेस की गतिविधियों से असंतुष्ट थे, लेकिन गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी एनी बेसेंट की लीग को सक्रिय सहयोग दिया था। एनी बेसेंट की लीग के आंदोलन का स्वरूप अधिक अखिल भारतीय था। उसने आंदोलन से राष्ट्रवादी गतिविधियों का विस्तार नए क्षेत्रों, नए समूहों और एक प्रकार की नई पीढ़ी तक किया था। तो ये एनी बेसेंट का लीग आंदोलन, होम रूल और तिलक, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देख सकते हैं। बाकी इनका जो कार्य क्षेत्र है या इनकी कार्यशैली है कहीं न कहीं मिलती जुलती हम कह सकते हैं। इन लोगों ने सरकारी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था जब ये लोग अपना काम कर रहे थे और भारत के बाहर क्योंकि वह युद्ध में फंसे हुए थे अंग्रेज, और भारत के अंदर आतंकवादी और गृह शासन आंदोलनकारियों ने उसे परेशान भी कर रखा था। अतः सरकार की पहली प्रतिक्रिया इसे दबाने की होती है। श्रीमती एनी बेसेंट गिरफ्तार कर ली जाती है। तिलक के देश भ्रमण एवं उनके पत्रों, मराठा और केसरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अन्य अनेक नेताओं को भी यहाँ जेल की सजा कहीं न कहीं होती है। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को कांग्रेस का बाद में अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि जो आंदोलन था वो कमजोर नहीं हुआ था इनके जाने के बाद भी, लेकिन जब बाद में इनकी व्यापकता बढ़ गई तो 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और भारत के इतिहास में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट को ही माना जाता है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अगर आता है तो एनी बेसेंट को ही माना जाता है। इसी बीच मई 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारत सरकार के कार्यों की आलोचना की गई थी
और इसके फलस्वरूप ही भारत सचिव मिस्टर चैम्बरलेन को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था और उनकी जगह मॉन्टेग्यू भारत आए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास एवं रूस की महान क्रांति की घटनाएं हो जाती है। फलतः भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को संवैधानिक सुधारों को कार्यान्वित करने की घोषणा की और घोषणा में स्पष्ट रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं को क्रमिक विकास देना है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रम से उत्तरदायित्व शासन स्थापित किया जा सके। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, वो भी क्रम से। कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, एनी बेसेंट इस योजना का स्वागत किया। सत्याग्रह एवं होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिए गए, लेकिन तिलक जो कि उग्रपंथी थे वो इसको फिर भी चलाते रहे और 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू किया जाता है। अब इससे उदारवादी तो कुछ हद तक संतुष्ट हो गए, लेकिन उग्रपंथी फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उग्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण कांग्रेस में पुनः फूट पड़ती है और 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना होती है और वो उदारवादी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस का दोबारा विभाजन 1918 में होता है। उससे पहले हम 1907 में सूरत अधिवेशन में देख ही चुके हैं। तो ये एक घटनाक्रम हम कह सकते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? आयरलैंड की प्रेरणा से। चलाते कौन है? तिलक और एनी बेसेंट चलाते हैं। साल क्या होता है? 1916 होता है। मांग क्या होती है? स्वशासन की मांग होती है। विधानसभाओं में, स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे और जो सुसुप्त अवस्था में भारतीय जनता थी उसको कहीं ना कहीं जागृत करने का उद्देश्य इन लोगों का रहा है। और बाद में इन लोगों के अपने अपने कार्यक्रम चलते हैं और किस प्रकार सरकारी दमन किया जाता है। अंततः हम देख सकते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन का महत्व क्या है। होम रूल लीग आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई एक निश्चित एवं व्यापक स्वरूप दिया और इसने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षाओं को और भी अधिक तीव्र कर दिया था। गृह शासन और वैधानिक सुधारों की मांग काफी बलवती होती चली गई थी और इसका परिणाम स्वरूप ये निकला निष्कर्ष की सरकार को 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित करना पड़ा। तो उसका अधिनियम पारित करवाने में कहीं न कहीं होम रूल लीग आंदोलन का योगदान रहा। इस आंदोलन ने कांग्रेस में भी नई जान डाल दी थी क्योंकि काफी कुछ संवैधानिक मांगे इसमें स्वीकार की गई थी। कांग्रेस भी कहीं न कहीं अब सरकार के प्रति अनुदार बनने लगी और उदार विचारधारा वाले कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए। अब कांग्रेस में महात्मा गांधी का उदय होता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को कहीं न कहीं नई दिशा दी और वो आज़ादी तक उसको लेके गए। तो उसके बाद कहीं न कहीं शुरू होता है गांधी युग। तो ये था हमारा होम रूल लीग आंदोलन, जिसको विस्तार से आपको बताया गया है। इसकी स्थापना किस प्रकार हुई, इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, एनी बेसेंट और तिलक के क्या क्या कार्य क्षेत्र, कौन कौन सी जगह रहे और उनके जो सरकारी दमन इनके ऊपर होता है वो किस प्रकार होता है। इन्होंने कौन कौन से पत्र, तिलक के मराठा और केसरी और एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे पत्रों के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया जिन पर रोक लगाई जाती है। तो ये सब घटनाक्रम होम रूल लीग आंदोलन के तहत होता है और क्या भूमिका इनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रही और आखिर में ये किस प्रकार 1919 के भारत शासन अधिनियम को पारित करवाने में एक तरीके से भूमिका इन लोगों ने तैयार की। तो इसका एक मिला जुला परिणाम हम यहाँ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता